सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद। जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप? चलिए, अच्छे हैं। पिछला लेसन का काम हुआ? चलिए, जिन जिन लोगों का काम नहीं हुआ होगा उन लोगों को काम कर लेना है। और वैसे हम लोग ये व्यवस्था भी कर रहे हैं कि आप काम कितना कर रहे हैं उसकी जांच की एक व्यवस्था कर रहे हैं। तो वो व्यवस्था आपको बताई जाएगी। उस व्यवस्था के अधीन आपका वो जांच भी किया जाएगा कि आप कितना काम कर रहे हैं। और हम लोग ये नई व्यवस्था के साथ क्लास में हम लोग हैं। मानो आप भी क्लास में, हम भी क्लास में हैं। आपका लेसन चल रहा है, आपका सब्जेक्ट चल रहा है, आपका सिलेबस चल रहा है, आपको सिखाया पढ़ाया जा रहा है। पर आप क्लास में नहीं है, केवल आपको एक इमेजिन करना है, ऐसा कंडीशन क्रिएट करना अपने अंदर इस फीलिंग को, तो इसका ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। और इस फीलिंग को क्रिएट कराने में जिसका योगदान होगा वो आपके हाथ में कलम होनी चाहिए, आपके सामने किताब होनी चाहिए, आपके पास नोटबुक होना चाहिए कुछ पॉइंट्स को नोट करने के लिए। ये वीडियो आप बाद में भी नोट कर सकते हैं, लेकिन अब भी और सिचुएशन क्रिएट कराने के लिए आपको अपने साथ रखना ज़रूरी है। इस लेसन को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए रखना ज़रूरी है। तो आप सब निकाल लीजिए। चलिए, जो नहीं निकाले धीरे धीरे आप निकालिए। ये व्यवस्था, ये हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आप निकाल करके बस तुरंत ही रेडी हो जाइए। हम लोग का टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी में, चल रहा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में चल रहा था। उसकी बात को हम पिछले लेसन में आपको बताया था। ये दूसरा लेसन है। और ये पिछले लेसन में बात करने के क्रम में बात चार्ज पर आकर के रुकी थी कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसा होता है, चार्ज किसको कहते हैं। तो बच्चों, आप सबसे पहले ये जान जाओ कि चार्ज को, उसका जो मेन इंट्रोडक्शन है, मेन आइडेंटिटी उसकी जो है वो ये टाइप ऑफ क्वांटिटी, ये टाइप ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी है वो, संख्या है वो, परिमाण है वो, किसी चीज़ का एक वैल्यू है वो। तो वो किस चीज़ का वैल्यू है वो बात हम लोगों को समझना है। एक क्वांटिटी के रूप में डिफाइन है। और वो उस क्वांटिटी को कूलाम ने डिफाइन किया, इसलिए उस क्वांटिटी का ऐसा यूनिट भी कूलाम रखा गया है। तो वो चार्ज जो है वो कोई भी पार्टिकल में होता है, वैसे कहीं भी जैसे तैसे जहाँ तहाँ नहीं होता। वो कोई पार्टिकल में प्रोसेस करता है, उसकी क्वांटिटी होती है 2, 4, 10, 20, 50, उतना गुलाम, 20 गुलाम, 50 गुलाम उसकी क्वांटिटी होती है। वो किसी ऑब्जेक्ट में, किसी पार्टिकल में प्रोसेस करता है। और बट वो है क्या, तो वो उसको किस रूप में डिफाइन करना, वो क्या है, जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आए हैं उसको लेकर इस बात को हम आपको बता रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि वो क्या है। वो कहा गया जब किसी इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से या इलेक्ट्रॉन के गेन करने से कोई भी बॉडी में एक फोर्स लगाने की टेंडेंसी जो आती है, वो फोर्स अप्लाई करने लगता है। वो फोर्स लगाने की टेंडेंसी को मेजर किया गया और वो क्वांटिटी जो आया वो उसको चार्ज कहते हैं। तो यहाँ चार्ज एक क्वांटिटी के रूप में डिफाइन है, विच टेंड्स टू ऑलवेज अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये जो टेंडेंसी है, इस रूप में क्वांटिटी को मेजर करते हुए चार्ज डिफाइन किया गया। सबसे पहले जो फंडामेंटल चार्जेबल पार्टिकल के रूप में जिसको डिफाइन किया गया कि चार्ज सबसे पहले कहाँ पर आया। चार्ज नेचुरली सबसे पहले कहीं ना कहीं तो नेचुरली है, और चार्ज जहाँ नेचुरली है वो पार्टिकल कौन सा है, और ये उसकी वजह से दूसरे बॉडी में भी चार्ज आया। सभी में चार्ज आ सकता है, किसी में चार्ज नहीं भी आ सकता है। चार्ज को आने के, चार्ज को क्रिएट करने के, बॉडी में चार्ज को प्रोसेस करने के बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे मेथड है। 8वीं क्लास में भी चार्ज की बात हुई है, वहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के एक चैप्टर आया है, उसमें चार्ज की बात वहाँ भी की गई है। चार्ज को वहाँ पर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे जाता है, चार्ज कैसे क्रिएट होता है, जाता है या क्रिएट होता है, वो तो एनालिसिस होने से सब कुछ पता चलेगा। बट कोई भी ऑब्जेक्ट में चार्ज कहाँ से आता है और उसको चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे चेंज किया जा सकता है, मतलब उसको आवेशित कैसे किया जा सकता है, इसके कुछ मेथड्स को लेकर के कि ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, रगड़ करके किया जा सकता है,
और भी कई तरीके से किए जा सकते हैं। तो ये जो चार्ज हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, वो वहाँ पर वो सारा प्रोसेस आया। चार्ज के बारे में सबसे पहले वहाँ भी बात हुई। तो ये बात हम कहना चाहते हैं कि नेचुरली चार्ज सबसे पहले कहाँ आया। तो जितने भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आए हैं, साइंस में जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उस रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया, प्रोटॉन दिया गया। इस ऑल ओवर यूनिवर्स में दो ही पार्टिकल ऐसे हैं, मात्र इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही दो ही पार्टिकल ऐसे हैं जो चार्ज पार्टिकल है, नेचुरली है। अब उसमें चार्ज कहाँ से आया, ये बात तो अब तक विज्ञान में वैसी बात नहीं आई है। जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, ये बात अब तक नहीं पता चल पाया कि चार्ज इलेक्ट्रॉन में कैसे आया। और जहाँ तक आगे सोचने की बात होती है, शायद आगे भी इस बात का एक स्पष्ट विचार सामने नहीं आया कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज कहाँ से आया, प्रोटॉन में चार्ज कहाँ से आया। यहीं से बात शुरू होती है कि ये नेचुरली इसमें चार्ज है। और नेचुरली चार्ज जब उसको केमिस्ट्री के हिसाब से बात जब आगे की जाएगी, तो चार्ज को एक दूसरे रूप में देखा गया, आयन के रूप में देखा गया, रेडिकल के रूप में देखा गया। और वहाँ पर उसको रिस्पॉन्सिबल एटम को बताया गया कि एटम के एटम ही आयन बनता है, एटम से ही रेडिकल क्रिएट होता है। तो एटम को वहाँ फंडामेंटली मेन बताया गया। अब एटम के स्ट्रक्चर को जब समझा गया, तो वहाँ पर खुलासा हुआ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। ये तीन पार्टिकल हैं जो परमाणु के स्ट्रक्चर में मेन रोल में होते हैं। और इनसाइड द एटम पोजिशंस द सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जब आगे बात को समझा जाने लगा, तो पता चला कि न्यूक्लियस होता है। रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस होता है परमाणु के अंदर, उसके सेंटर पॉइंट के रूप में उसका न्यूक्लियस होता है। वहाँ सारे प्रोटॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर में आउट ऑफ न्यूक्लियस स्पेस में मूव होते रहता है। फिर बहुत सारी बातें हुई। ये रदरफोर्ड की सारी बात सही नहीं हो पाई। बाद में एक फाइनल डिसीजन आया। मेरा कहने का मतलब, वो तो 9th क्लास की बात वहाँ पर आ गई है। टॉपिक यहाँ पर हम लोगों का दूसरा बात दूसरी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ये बात कहना चाहते हैं कि नेचुरली चार्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो पार्टिकल जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। अब इसलिए चार्ज को यहाँ डिफाइन किया गया कि कोई भी, जे टॉमसन ने कहा कि सारे पार्टिकल, सारे एटम न्यूट्रल होते हैं, उसमें कोई चार्ज ही नहीं होता है। एक्सप्लेन किया उसका कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन हर एटम में, और दोनों में इक्वल चार्ज होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ये चार्ज की क्वांटिटी है। पर इलेक्ट्रॉन जो होता है, पर प्रोटॉन जो होता है, वो सेम क्वांटिटी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रत्येक एटम में इक्वल संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इक्वल संख्या में प्रोटॉन होते हैं। इसलिए यहाँ पर टोटल चार्ज जो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज प्रोसेस करता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज प्रोसेस करता है। और इलेक्ट्रॉन का जो सारा नेगेटिव चार्ज है, उसकी संख्या के हिसाब से सेम उतना ही प्रोटॉन का सारा पॉजिटिव चार्ज है, उसकी संख्या के हिसाब से। और दोनों नेचर वाले चार्ज इक्वल क्वांटिटी में हो गए। किसी का इफेक्ट नहीं रहा, किसी की अधिकता नहीं रही, किसी का प्रभाव नहीं रहा। और इसलिए कोई भी एटम जो कंटेन हुआ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस वजह से वो न्यूट्रल है, उदासीन है, चार्जलेस है। चार्ज का इफेक्ट नहीं इसलिए, लेकिन वो जिससे बना है वो तो चार्ज पार्टिकल ही है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, चार्ज सेम क्वांटिटी के कारण इफेक्ट लेस हो जाने के कारण न्यूट्रल कहा गया एटम को। लेकिन जब एटम से कोई भी इलेक्ट्रॉन जब निकल कर बाहर निकलने लगेगा, ये उस दिन होता है, नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते हैं, ऑर्बिट में परमाणु के अंदर सेल जो होता है, ऑर्बिट होता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। और आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दूसरे में उसका ट्रांसमिशन होता है, वो दूसरे में चला जाता है। जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया दूसरे में। अब जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया,
उसकी संख्या घट गई, वहाँ पर प्रोटॉन अब बढ़ा तो नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में अब ज़्यादा हो गया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, इसलिए प्रोटॉन की संख्या अब ज़्यादा हो गई है, तो धन आवेश पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट उस बॉडी में देखा जाएगा। और जिस बॉडी में, जिस पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन गया है, जिसने गेन किया है, वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। पहले तो प्रोटॉन के इक्वल था, अब वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो वो नेगेटिव चार्ज प्रोसेस करने लगा, नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट देखा जाने लगा। और ये ट्रांसफर के हिसाब से बताया गया कि दो ही तरह के चार्ज होते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में भी बात आई, तीन तरह के नहीं होते हैं, आप जान लो। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, वो जिस चार्ज को प्रोसेस करने लगा वो पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन जिसमें चला गया, वो जिस चार्ज को प्रोसेस करने लगा वो नेगेटिव चार्ज है। तीसरा कहाँ है? तीसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है चार्ज के बारे में। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। दो ही तरह के चार्ज होते हैं। चलिए, चार्ज पॉजिटिव चार्ज का काउज प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है फंडामेंटली। और अभी हम लोग यहाँ 10th के क्लास के सिलेबस में चार्ज की बात उठानी है। चार्ज की बात नीचे भी हुई है, ऊपर भी हुई है, लेकिन हम लोग यहाँ यूँ ही बोलते जाएंगे तो यूँ टाइम पास हो जाएगा। लेकिन हम लोग का लेसन, हम लोग का सिलेबस की बात जो है सो वो उतनी ज़्यादा नहीं हो सकेगी। वैसे बातें तो बहुत तरह की हैं, लेकिन हम आते हैं, अब आपके सिलेबस पर आते हैं। 10th क्लास की बात को लेकर आते हैं। तो वहाँ पर डिफाइन करना, सबसे पहले डिफाइन तो वैसे नहीं करना, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन डिफाइन करने का तो बनता ही है, चूँकि हम चार्ज को पढ़ रहे हैं। तो चार्ज एक ऐसी भौतिक राशि है जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के उपरांत उत्पन्न होती है, ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। और ऐसा ही डिफाइन करना कर सकते हैं, ऐसा ही डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से किसी बॉडी में, किसी ऑब्जेक्ट में, किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में बल लगाने की क्षमता आ जाती है। और बल लगाने की क्षमता जिसके कारण आती है उसी को आवेश कहते हैं। उसको भी मेजर किया जा सकता है, उस ऑब्जेक्ट के उस टेंडेंसी को मेजर किया जा सकता है। और मेजर किया जा सकता है इसलिए क्वांटिटी के रूप में डिफाइन किया। हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज इज डिफाइन एज द क्वांटिटी विच टेंड्स टू अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। चार्ज एक ऐसी भौतिक राशि है जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाने की प्रवृत्ति होती है। और ये भी डेफिनेशन बिल्कुल फंडामेंटल है, बिल्कुल साइंटिफिक है, स्टैंडर्ड है कि चार्ज इज डिफाइन एज ये फिजिकल क्वांटिटी विच टेंड्स टू अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। हम यहाँ पर इसके काउज को लेकर के डिफाइन करेंगे तो ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज इज डिफाइन एज ए फिजिकल क्वांटिटी which created by donating or gaining electron। जो इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने और गेन होने से क्रिएट होता है, उस फिजिकल क्वांटिटी को चार्ज कहते हैं। सो वी कैन डिफाइन चार्ज एज ए फिजिकल, चार्ज एज डिफाइन एज द फिजिकल क्वांटिटी विच क्रिएटेड बाय डोनेटिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि जहाँ भी कोई भी टर्म को डिफाइन कर रहे हैं, फिजिक्स के हों या केमिस्ट्री के हों या कोई भी टर्म होते हैं, खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री के टर्म को डिफाइन करने में कुछ खास प्रिकॉशंस हैं। तो आप जहाँ चार्ज फिजिक्स या केमिस्ट्री के किसी टर्म को डिफाइन कर रहे हैं तो उसकी थोड़ी और बात को लिखी जाती है जो उसके साथ लिखने का निर्देश दिया गया है। तो फिजिक्स में आप किस टाइप की क्वांटिटी है वो लिखो, क्या ऐसा ही यूनिट है वो लिखो, और फिर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है सो लिखो। तो ये तीन बात को जब हम ऐड करेंगे डेफिनेशन में तो लिखेंगे चार्ज
is represented by Q. Its SI unit is Coulomb and it is a scalar quantity. चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ बल लगाने की क्षमता आती है, बल लगाता तभी चार्ज होता है, बल वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि बल को चार्ज नहीं कहते, बल लगाने की टेंडेंसी को चार्ज कहते हैं, और बल लगाने की टेंडेंसी जो आती है वो स्केलर क्वांटिटी के रूप में मेजर किया गया है। स्केलर क्वांटिटी जिसमें ओनली क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं है। विच क्वांटिटी हैज नो एनी डायरेक्शन, विच हैज ओनली क्वांटिटी, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड a scalar quantity. So charge has only magnitude, charge has no any direction, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता क्योंकि टेंडेंसी है, इसलिए चार्ज स्केलर क्वांटिटी के रूप में डिफाइन है। तो ये तीन बात हम ऐड करेंगे बच्चों। यहाँ पर अब आगे जो हम लोगों को बात बढ़ानी है वो ये बात बढ़ानी है कि चार्ज जो फोर्स लगाता है, दो चार्जेबल पार्टिकल है, फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्शन का लगाम है या रिपल्सन का लगाम है, रिपल्स कर रहा है, धकेल रहा है एक दूसरे को, और अट्रैक्ट कर रहा है मतलब एक दूसरे को खींच रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है। चार्ज दोनों तरह के फोर्स लगाते हैं। तो ये दोनों तरह के फोर्स किस कंडीशन में लगते हैं, ये बात थोड़ी हम लोग को यहाँ समझनी है। आप पिछली कक्षा में भी इस बात को पढ़ें। अनलाइक चार्जेज अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लाइक चार्जेज अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ रिपल्सन। अनलाइक चार्जेज मतलब अलग अलग चार्ज है, मीन्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों अलग अलग चार्ज हैं, तो दोनों चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो रिपल्सन फोर्स लगता है। चलिए यहाँ तक ठीक है। ये बात आप सुन करके हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर लो कि चार्ज फोर्स अप्लाई करता है अट्रैक्शन या रिपल्सन का, उसका कॉन्सेप्ट ये है। लाइक चार्जेस, सेम टाइप ऑफ चार्जेस अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड अनलाइक चार्जेस अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमेशा के लिए दिमाग में नोट कर लेना, मेमोरी को भी एक्टिव रखना है। अब यहाँ पर ये बात आपके सिलेबस के अनुसार आई कि ये चार्ज बल जो लगता है चार्जेबल पार्टिकल के बीच, उसकी क्वांटिटी क्या, कितना लगता है, मेजर करो। ये बात आई कि चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को मेजर करो। उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे जानेंगे कि ये दोनों कितना बल लगा रहे हैं, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन। और मेजर करने को लेकर के मेजर हो जाने के बाद उसका और यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, उसका टेक्नोलॉजी में यूज बढ़ जाएगा। फिर उसके आधार पर हम बहुत सारे चीज़ की नई खोज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली खोज यहाँ होनी है कि फोर्स जो लगता है उसको मेजर कैसे करें। कूलाम ने इसको खोजा। कूलाम ने बार बार एक्सपेरिमेंट करके जो एक कॉन्क्लूजन सामने आया कि चार्ज को मेजर करने के ये तरीके हैं, ये प्रोसेस है, वो सबको बताया। फाइनली जब प्रूफ हो गया तो उन्होंने सबको बताया कि ये है, और वो बातें जो उन्होंने उस शब्द में कही हैं उन बातों को कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ को यहाँ पर उन बातों को यहाँ पर कहना है और उन बातों को एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद एक्सप्रेशन कहते हैं उसको, फॉर्मूला कहते हैं उसको, एक व्यंजक मिल जाएगा हमें, और फिर उस व्यंजक के जरिए हम फिर कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स को, चार्ज जो लगाते हैं। और वो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, अभ्यास कराने के लिए क्वेश्चंस भी कुछ होते हैं। आपके पाठ्यक्रम में इससे संबंधित कोई कॉन्सेप्ट प्रिंट, कोई क्वेश्चन प्रिंट नहीं हुआ है, मीन्स आपको इस एक्सप्रेशन का न्यूमेरिकल यूज नहीं करना है, लेकिन यहाँ तक आपको जान लेना है। क्योंकि एक बात का इस क्लास में हमेशा ध्यान रखा जाता है कि आगे अपकमिंग क्लास
11वीं है, 12वीं है, कॉलेज जाएंगे, साइंस पढ़ेंगे, अपना एक कैरियर होगा, अपना एक फ्यूचर होगा, आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, एक टारगेट होगा, वहाँ के लिए एक पावरफुल सेंस चाहिए हमको। तो वो सारा कुछ उसके वो दृष्टिकोण भी रखनी है आपको क्लास 10th के स्टडी में। केवल किसी तरह से बोर्ड परीक्षा देंगे हम, बोर्ड परीक्षा आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, यहीं तक सोच रहेगी, इतने सोच के साथ आप पढ़ेंगे तो उसका बेनिफिट अलग है। आप थोड़ा सा आगे का टारगेट को लेकर पढ़ो, आगे का सोच करके पढ़ो। कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, जो थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि चलो हमें पॉलिटेक्निक में जाना है या नहीं जाना, या लेकिन पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम फेस करेंगे, जाने नहीं जाने का क्वालिफाई होने के बाद सोचेंगे, लेकिन परीक्षा कैसी होती है वो देखेंगे, 10th के बाद ही होती है, तो वो व्यू रखते हुए भी यहाँ वो सारा अपना डेवलपमेंट कराते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन ज़रूरी होता है, थोड़ा सा माइंड को आगे डेवलप करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, और स्टूडेंट को भी उस रूप में अपना माइंड चलाने की का भी ज़रूरी होता है। तो चलिए वो सब बातें ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो एक कैलकुलेशन हम कैसे करें, चार्ज जो फोर्स लगाता है, इसकी बात को लेकर के कूलाम ने एक व्यवस्था दी है। कूलाम ने एक बात कही है जिस बात को कूलाम का नियम कहते हैं, कूलाम्स लॉ कहते हैं। Coulomb's law is states by following words: between two chargeable body, applying force is directly proportional to the quantity of product of magnitude of charges, both charges, and directly inversely proportional to the square of distance बिटवीन देम। ये कूलॉम्स लॉ को कहा गया। अप्लाइंग फोर्स बिटवीन टू चार्जेबल बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ चार्जेज और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज and inversely proportional to the square of distance between them। यह कहने का मतलब ये, जो चार्ज की क्वांटिटी है उसका जो प्रोडक्ट है वो जिस रूप में वेरी करेगा उस रूप में लगने वाला बल भी वेरी करेगा। प्रोडक्ट चार्ज का, दोनों का चार्ज जितना जितना उसका प्रोडक्ट नहीं, गुणनफल, गुना, प्रोडक्ट मतलब गुना, उसका गुणनफल पहले से डबल हो गया तो दोनों के बीच लगने वाला बल भी पहले से डबल हो जाएगा। अब ये दोनों चार्ज पहले जितने थे, हम किसी एक को या दोनों को बदल दें और फिर अब गुना करें, और गुणनफल जो होगा वो पहले से 3 गुना हो गया या पहले का 4 गुना हो गया, तो दोनों के बीच लगने वाला बल भी 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। जिस रूप में प्रोडक्ट वेरी करता है, चेंज करता है, घटता बढ़ता है, आवेशों का गुणनफल, उसी रूप में दोनों के बीच लगने वाला बल भी घटता बढ़ता है। इसी रिलेशनशिप को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, और इसलिए ये बात कही गई कि अप्लाइंग फोर्स बिटवीन टू चार्जेबल बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज। और फिर ये फोर्स एक दूसरे फैक्टर पर भी डिपेंड करता है कि दोनों बॉडी, चार्जेबल बॉडी, दोनों आवेशित कण, दोनों आवेशित पिंड दोनों कितनी दूरी पर है, वो डिस्टेंस इतनी दूरी पर।
अब दूरी घट गई या दूरी बढ़ गई, तो चेंज करता है, डिस्टेंस दोनों के बीच चेंज करता है, उस डिस्टेंस पर भी फोर्स चेंज होता है। और किस रूप में चेंज होता है, कूलॉम ने स्टडी किया और पाया किस रूप में चेंज होता है। तो उन्होंने देखा कि दूरी बढ़ती है तो बल घटता है, दूरी घटती है तो बल बढ़ता है, लेकिन उसका हिसाब क्या है, उसका रेशियो क्या है। तो दूरी अभी इतनी है, घट के आधी हो गई, 10 मीटर सपोज करते हैं, 10 मीटर, इतना 10 मीटर नहीं होगा, बट हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, साइंस और मैथ कंसीडर पर ही चलता है एग्जाम्पल देने में। इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो कह रहे हैं वो एक एग्जाम्पल, बतौर एक एग्जाम्पल कह रहे हैं कि यहाँ मान लो 10 मीटर है, तो अब 10 मीटर में यदि 100 न्यूटन बल लग रहा था, अब 5 मीटर, 10 मीटर की दूरी में 100 न्यूटन, 5 मीटर की दूरी में अब 5 मीटर आधी हो गई, दूरी घट गई, नियम कहता है बल बढ़ जाएगा, लेकिन कितना बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि डिस्टेंस जिस तरह वेरी करेगा उसके स्क्वायर में, स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अर्थात हाफ हो जाएगा यदि डिस्टेंस, तो बल 4 गुना बढ़ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस हाफ हुआ, हाफ का स्क्वायर करो, 1/2 का स्क्वायर, हाफ मीन्स 1/2, स्क्वायर करो, क्योंकि फोर्स इज डिपेंड ऑन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, नॉट डायरेक्टली, इन्वर्स। 1/4 आया, स्क्वायर में इन्वर्स कर दो, तो 1/4 का इन्वर्स 4/1, तो 4 गुना 4/1 मीन्स 4, 4/1 मीन्स 4, सो 4 टाइम्स बल चेंज करेगा। पहले 100 न्यूटन लग रहा था, तब 400 न्यूटन लगेगा, दूरी आधा किए, बल 4 गुना बढ़ गया। अब 10 मीटर की दूरी है, 20 मीटर कर दिया, 2 गुना कर दिया, बल घट जाएगा, कितना घटेगा, 2 गुना का स्क्वायर करो, 4 हुआ, स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 4 का इन्वर्स 1/4 हुआ, तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। यानी 10 मीटर से जैसे 20 मीटर करेंगे डबल, फोर्स 1/4 हो गया, 100 न्यूटन था, उसका 1/4 25 न्यूटन, सो 25 न्यूटन होगा। ये कैलकुलेशन जो है, स्टूडेंट के दिमाग में कैलकुलेशन तेज चलनी चाहिए बच्चों। कैलकुलेशन तेज चलाने के लिए हमें क्या करना है, कैसे उस कौन सेंस चालू करना है मैथमेटिक्स का, ये बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा आपको। आप जैसे तैसे स्टडी को मजाक बना करके कोई भी नहीं पढ़ सकता, जितने लोग मजाक समझे ना नहीं पढ़ पाए, इवी टाइम पास। तो आप सीरियसली लो, सब कुछ आप ये करेंगे। वैसे आपको ये नोट भी करना है, देखो हमेशा आपको कम आंकना कि कम आंक करके हम आपको नोट करा, हर चीज़ को थोड़ा सा आपके अनुसार चलें। चलिए वैसा भी बच्चे एक तरह से नहीं होते हैं, हर तरह से होते हैं, वैसा भी हम करेंगे, आपको लेके चलेंगे। लेकिन बात यहाँ पर कि हम आपको कम आके, हमें ये भी देखना कि आप 10th क्लास में हो, हमें ये भी देखना है कि 11वीं क्लास के एक क्लास नीचे हो, हमें ये भी देखना है कि आपका यहाँ से लाइफ बदलेगा, कॉलेज में जाएंगे तो हमें हमेशा आपको हम कम आँख के आपको उंगली पकड़ के चलाते रहें, तो आपका क्या होगा, थोड़ा आपका सही लेवल को भी हमें देखना होगा ना, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप अपने लेवल को थोड़ा सा ऊपर उठाओ। ये सारा बात आप नोट भी करते जाएंगे, दिमाग को तेज चलाना है तो सब चीज़ होगा। हम यहाँ पर बात मेरी अभी यहाँ पूरी नहीं हुई है कूलॉम्स लॉ के बारे में, अभी हम आगे जो बात कुछ बची हुई है उस पर आप आइए। हम ये कह रहे थे कि वो फोर्स जो अप्लाई होता है वो उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, जो क्वांटिटी जो होती है चार्ज का दोनों का उसके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस जो होता है उस डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। इन दोनों पर लगने वाला फोर्स डिपेंड करता है, और इन दोनों पर किस तरह डिपेंड करता है उसको एक स्टेटमेंट दिया कूलॉम ने, जिस स्टेटमेंट को कूलॉम्स लॉ कहते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात लिखेंगे आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे तो एक कूलॉम्स लॉ लिखाएगा, और इसे एक्सप्रेशन हम कंसीडर करते हैं कि टू चार्जेबल बॉडी हैविंग
Q1 coulomb charge and Q2 coulomb charge respectively. Both are situated from a distance of d meter और s मीटर और r मीटर। डिस्टेंस को तो इसे s द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन जब डिस्टेंस यहाँ पर लीनियर डिस्टेंस हो तो लीनियर डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। सो यूजुअली ऐसे सिचुएशन में डिस्टेंस को d ज़्यादा सुटेबल होता है, d द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, r द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट मोर सुटेबल इज d। तो यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि दो आवेशित कण जिसका आवेश Q1 कूलाम और Q2 कूलाम है, d मीटर की दूरी पर स्थित हैं, ये कंसीडर करेंगे और दोनों के बीच F न्यूटन का फोर्स लग रहा है। सो F यहाँ पर कॉपी पर थोड़ा हम आपको ये कुछ बातें तो लिखनी ही पड़ती हैं, तभी आपके दिमाग में जाएगी। ये देखिए चार्ज, यहाँ पर हम चार्ज लिखे हैं, ठीक से भी लाइट की कमी है, लाइट की कमी की वजह से नहीं लिखा रहा है, तो यहाँ से आप समझ नहीं पाएंगे, ये युक्ति नहीं बैठ रही है। चलिए हम इसकी व्यवस्था बाद में करेंगे, अभी थोड़ी सारी हर चीज़ की व्यवस्था नहीं हुई है। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, सो वन प्रोडक्ट इज Q1 इंटू Q2, तो F इज प्रोपोर्शनल का साइन देंगे। ऐसे प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे होता है, ऐसे होता है प्रोपोर्शनल का साइन। चलिए आपको ये भी नहीं दिख रहा है। फिर फाइनली जो हमें एक्सप्रेशन मिलता है वो F इज इक्वल टू, हम बोर्ड पर स्पेशली इस बात को फिर रखेंगे, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई d²। यहाँ पर K कांस्टेंट आया, इसको कूलाम्स कांस्टेंट कहते हैं, कूलाम स्थिरांक कहते हैं, और इस K का वैल्यू Q1 एंड Q2 तो चार्ज हैं दोनों, 10 कूलाम 20 कूलाम जितना भी होगा, बाय d², तो डिस्टेंस दोनों के बीच का 10 मीटर 20 मीटर 100 मीटर जो भी होगा वो सारा वैल्यू रखेंगे। लेकिन K का वैल्यू क्या रखेंगे फॉर्मूला में, फॉर्मूला F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई d²। तो K के जगह जो कूलाम्स कांस्टेंट है, कूलाम स्थिरांक है, यहाँ पर स्थिरांक कहने का क्या मतलब है, कहाँ स्थिरांक दिया जाता है तो रिप्लेस जब किया जाता है प्रोपोर्शनल साइन को, यानी उस वेरिएशन को जब बदला जाता है और वेरिएशन को बदलने के बाद फिक्स किया जाता है वैल्यू को, तो वहाँ पर कांस्टेंट का यूज होता है। और किस रूल में, किस लॉ में कौन सा कांस्टेंट देना है, ये कोई भी अपने मन से नहीं दे सकता। जब नियम बना तभी उस कांस्टेंट की व्यवस्था की गई, तभी उसका वैल्यू भी फिक्स किया गया, उसी साइंटिस्ट ने किया, और तब से बाकी के लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, केवल फॉलो कर रहे हैं, केवल बदल नहीं सकते कोई, वहाँ वही वैल्यू रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कूलाम स्थिरांक के रूप में K का जो वैल्यू रखना है वो फिक्स है, कोई भी कभी बदल नहीं सकता। कूलाम नहीं फिक्स किया है तभी सही सही वैल्यू मेजर होगा, इस बात का ध्यान रखते हुए। तो वैल्यू 9 इंटू 10⁹, 9 इंटू 10⁹, यूनिट भी देना है इसका। कभी कभी आता है कूलाम स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्थिरांक का वैल्यू क्या होता है, तो 9 इंटू 10⁹, वैल्यू के साथ यूनिट भी लिखना है, केवल इतने नहीं लिखना है, नहीं तो लिखना गलत हो जाएगा। वैल्यू पूछ रहा है बट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट लिखो, यूनिट ही तो है जो वैल्यू को बताता है, यूनिट नहीं होता 10 पर 10। क्या ये 10 मास है, फोर्स है, एनर्जी है, पावर है, वर्क है, एरिया है, वॉल्यूम है, क्या है ये 10 क्या है ये तो पता ही नहीं। तो ये 10 को पता करवाता है कौन, उसका यूनिट जो होता है 10 सेकेंड,
तो पता चला 10 टाइम है, 10 आवर टाइम है, 10 दिन, दिन भी इकाई समय का ये टाइम है, 10 सप्ताह टाइम है, 10 न्यूटन, 10 जूल, 10 न्यूटन तो बल है, 10 जूल ऊर्जा या कार्य, 10 वाट मतलब शक्ति है, 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड से पता चला स्पीड है या वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पता चला एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, 10 किलोग्राम पता चला मास है, 10 लीटर पता चला वॉल्यूम है। तो ये 10 क्या है, उसका यूनिट फिक्स करता हम कहें ओनली 9 × 10⁻⁹। वैल्यू ही पूछ रहा, वैल्यू ही कह रहे हैं, लेकिन यूनिट के बिना सरासर गलत है। यूनिट उसका कहना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हम शमूल में लिखेंगे Nm स्क्वायर, ऑब्लिक जैसा चिन्ह देंगे, और C स्क्वायर ऑब्लिक के चिन्ह के जगह वो डिवीजन को शो कर रहा है, बट्टे सीधा नहीं लिखे तो टेढ़ा करके लिखते हैं ना, वही बट्टे को शो कर, आप सीधा भी लिख सकते हो। न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर, बट्टे का चिन्ह सीधा दे दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, वही बट्टे को थोड़ा टेढ़ा करके लिख दिया तो दूसरा नहीं हो गया। वो लिखने का एक युक्ति है, एक तरीका है। मान ली न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, अब बट्टे कूलम स्क्वायर को इंटू में लिखेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर पढ़ेंगे वही, लेकिन लिखेंगे Nm स्क्वायर इंटू C⁻⁻²। जब नीचे था डिवीजन में तो C स्क्वायर था, ऊपर गया मल्टीपल में तो C⁻⁻², पावर डिग्री चेंज कर जाता है, उसका साइन बदल जाता है। तो इस रूप में हम उसका वैल्यू, फाइनली वैल्यू कूलम स्थिरांक का मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 9 × 10⁻⁹, सॉरी अभी थोड़ी देर पहले हमसे -9 बात आ गई, -9 नहीं, 9 × 10⁹ पॉजिटिव +9, ओनली 9, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये उसका एक साथ वैल्यू लिखेंगे, उसका यूनिट लिखेंगे, के की जगह इस वैल्यू को रखेंगे और फिर सारा चार्ज का जितना जितना मैग्नीट्यूड होगा वो रखेंगे, डिस्टेंस वैल्यू रखेंगे, सारा वैल्यू रख के फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स कैलकुलेट होगा। वो 500 आया कैलकुलेट होकर, तो 500 न्यूटन इज द फोर्स अप्लाइंग बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडी। इस तरह से यहाँ तक आपके सिलेबस की बात में आपको जाननी है। चार्ज के बारे में, डेफिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, कूलम्स लॉ क्या होता है, चार्ज उत्पन्न कैसे होता है, 8वीं क्लास की बात है, उस बात में पीछे नहीं जाना। अभी यहाँ पर सीमित समय में आपकी बात केवल करनी है, तो आप इतनी बात को नोट कर लेंगे और आपका आगे का क्लास जो इस चैप्टर में होगा बड़ा इंटरेस्टेड होगा। आगे का इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात होगी और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात होगी, और फिर आप पीछे का लेसन आपको जो न्यूमेरिकल दिए थे कुछ बनाने फर्स्ट लेसन से, Q = IT, I = Q/T से एक्सप्रेशन पर डिपेंड 1 एम्पियर करंट को भी डिफाइन करना था। तो बोर्ड की व्यवस्था होने के बाद या तो कोई इसका युक्ति हम बैठाएंगे, वो हमारा टेंशन है, आपका टेंशन नहीं है, वो हम किसी न किसी तरीके से वो इसको करेंगे। लेकिन जो लेसन अभी हम आपको दे रहे हैं, जितना सोचने के लिए, जितना करने के लिए, उसमें आपको पूरा अपडेट रखना है, दिमाग चला करके रखना है। आगे आपका इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात होगी, विद्युत परिपथ जो
परिपथ होता है, सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक पाथ होता है, उसमें कितने सारे एप्लियंस कनेक्ट होते हैं। टेलीविज़न होता है, फैन होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, हीटर होता है, बल्ब्स होते हैं, आयरन होता है, वो सारे एप्लियंसेस एक साथ सर्किट में कनेक्ट होते हैं। वो करंट चाहे किसी भी सोर्स से जाए, चाहे वो इलेक्ट्रिक सेल हो या जनरेटर हो या मेंस हो, उस सोर्स ऑफ करंट है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहाँ से करंट फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है और सर्किट के थ्रू फ्लो होता है। सर्किट में कंडक्टर का यूज करते हैं, कोई मेटालिक, कोई क्या सोना चांदी थोड़े ही कोई लगा पाता है, ऐसे तो सुपर कंडक्टर है, लेकिन कॉपर, एल्यूमिनियम जनरली यही होता है, कॉपर जनरल होता है। तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, एप्लियंस सारे चल रहे हैं, उस परिपथ को लेकर के बात होगी। उस परिपथ को लेकर किस तरह की बात उठाई गई है, आगे किस तरह की बात आपको समझाना है, बताना है, ये आगे के क्लास में आपको पता चलेगा। आप